बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सिलेबस का फोर्थ वाला पोर्शन हम लोगों ने शुरू करना है विच इज़ अबाउट दी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और स्फीयर ज़मीन को कहा गया है, यानी ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला पानी। अब अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देखें तो ज़मीन के अगर 100 हिस्से किए जाएँ तो उसमें से 29% लैंड एरिया है और 71% पानी है। और ये पानी जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में है ज़मीन के ऊपर, जैसे समंदरों की सूरत में, दरियाओं की सूरत में, जमे हुए ग्लेशियर की सूरत में, परमाफ्रॉस्ट की सूरत में और ज़मीन दोज़ पानी की सूरत में। लेक्स, कैनाल्स ये भी इसमें जो है वो आ जाती हैं। अब ये जो पोर्शन है दिस इज़ अबाउट द ओशियंस एंड द डिफरेंट फिनोमिनाज अकर इन द ओशियन। अब जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन फ्लोर। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ओशियन का फ्लोर होता है, जो कि आपकी ओशियानिक क्रस्ट है, वो उसका क्या स्ट्रक्चर है और उस पे जो है आइदर इट इज़ स्मूथ और जिस तरह से ज़मीन के ऊपर जो क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो अनइवन है। इसी तरह से कहीं कहीं पर आपको ज़मीन के ऊपर जो है वो बुलंदियाँ नज़र आती हैं, कहीं ट्रेंचेस नज़र आते हैं, कहीं पहाड़ नज़र आते हैं, कहीं समंदर नज़र आते हैं। तो जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक फ्लोर जो है वो भी अनइवन है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ओशियन डिपॉजिट्स में हम ये देखेंगे कि समंदर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिपॉजिट्स हैं, जैसे समंदर के अंदर भी पूरी एक लाइफ है, जिस तरह से ज़मीन के ऊपर एक लाइफ है, इसी तरह से समंदर में भी पूरी एक मेरीन लाइफ जो है वो होती है। तो जब उसका डेथ एंड डिके होता है तो वो सारा डेपोजिशन ऑफ द ओशियन फ्लोर बन जाता है। इसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से एक तो समंदर का अपना डिपॉजिट है और एक लैंड से समंदर में जो ऐड होता है वो है, यानी एक होगा टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट और एक होंगे ओशियानिक डिपॉजिट्स। इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ द वाटर, टेम्परेचर, सैलिनिटी। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ओशियानिक वाटर है उसका टेम्परेचर किस तरह से मुख्तलिफ ओशियंस का डिफरेंट होता है और इसी से रिलेट जो है वो सैलिनिटी है। सैलिनिटी मीन्स अमाउंट ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर है मूवमेंट ऑफ द वाटर, कि जो ओशियन का वाटर है उसमें कैसी मूवमेंट्स होती हैं, उसमें वेव्स हैं, करंट्स हैं, टाइड्स हैं। ये 3 तरह की मूवमेंट्स इन दी ओशियानिक वाटर हैं। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो फिर हम अलग-अलग से वेव्स को डिस्कस करेंगे, फिर करंट्स को और फिर ओशियानिक टाइड्स को। तो टुडे वी जस्ट इंट्रोड्यूस टुडे आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। आप अगर अपनी बुक में देखो तो यहाँ ये चैप्टर है आपका हाइड्रोस्फीयर का, ये पार्ट 5 हिस्सा पंचम हाइड्रोस्फीयर। इसको आज हम जो है वो इस पूरे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है डैट इज़ अबाउट दी ओशियंस, यानी दुनिया के बड़े बड़े समंदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो है वो ज़मीन के कुल रकबे का या ज़मीन को जो है वो हम 100 हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें 71% हिस्सा जो है वो पानी है और 29% हिस्सा जो है वो लैंड है। अब इनमें जो है वो जो 71% हिस्सा वाटर है उसमें से 97% हिस्सा जो है वो समंदरों ने घेर रखा है, जबकि जो है वो बाकी मानदा जो 3% रह जाता है वो ताज़ा पानी की शक्ल में झीलों, दरियाओं, ज़ेरे ज़मीन पानी, ग्लेशियर और पूरा हवाई में जो वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद है पानी, वो है। यानी 97% हिस्सा तो आपके ये ओशंस है। नो वो डिस्कस अबाउट दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ओशियंस। अगर हम दुनिया के ओशियंस को देखें तो दुनिया में 5 बड़े जो हैं वो आपको समंदर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 द पैसिफिक ओशन, जिसको हम उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो आपका आता है बहरे उकियानूस, जिसको आप अटलांटिक ओशन कहते हैं। और नंबर 3 पर जो है वो आपका आता है बहरे हिंद यानी इंडियन ओशन, ठीक है। और नंबर 4 पर जो है
वो आपका आता है एंटार्क्टिक ओशियन, बहरे मुंजमद जनूबी। और इसके बाद है आपका आर्टिक ओशन, बहरे मुंजमद शुमाली। तो ये 5 बड़े जो हैं समंदर हैं ज़मीन के ऊपर। अब इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसमें से सबसे पहले जो है वो आपका आ जाता है पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। अगर हम इसके रकबे के लिहाज से इसको देखें तो इसका रकबा ये देखें इतना तकरीबन जो है ये बनता है 6,39,85,000 मुरबा मील, इतना इसका जो है वो रकबा है। और अगर हम दुनिया के टोटल समंदरों को देखें तो कुल तरीका या समंदरों का ये निस्फ हिस्सा तकरीबन जो है वो बनता है। और खुश्की के मजमूई रकबे से ये ज़्यादा है, यानी जितना लैंड एरिया ज़मीन के ऊपर है उससे इसका रकबा जो है वो ज़्यादा है। बहरुल काहिल की अगर हम जो है वो लोकेशन देखें यानी उसके महल वकूफ़ को देखें तो इसके मशरिक़ में जो है वो बर-ए-आज़म शुमाली जनूबी अमेरिका है, मगरब में ऑस्ट्रेलिया और एशिया है। ये देखिए इधर मैप होगा, ये देखिए ये मैप है, ये मैप है, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये इसकी मशरिक़ वाली साइड बनती है, ये इसकी मगरिब वाली साइड जो है वो बनती है। तो इसकी मशरिक़ वाली साइड में देखें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और मगरिब वाली साइड पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो है। बहरुल काहिल में जो है कोई भी ज़ेर आब जो है वो लगातार पहाड़ी सिलसिला नहीं है। अलबत्ता इसकी जो तह है इसमें बहुत से जजीरे और टीले हैं। इसके अलावा इसकी तह में कई आतिशफ़शा पहाड़ भी देखने को मिले हैं। जो इसका साहिली इलाका है जिसको हम बर-ए-आज़मी तराई भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, वो बहुत कम चौड़ा या बिल्कुल गायब है। इसकी वजह यह है कि इसके करीब ही जो यानी बाज़ जो साहिल होते हैं उनके करीब ही बहुत ज़्यादा गहराई पा जाती है। तो इसके साहिल जो हैं इसलिए जो है इस बहर के जो साहिल हैं जितने भी वो इतने ज़्यादा कटे फटे हैं कि यहाँ पर जो है वो कुदरती नोयत की बंदरगाहें बहुत कम हैं। बहरुल काहिल में बहुत से जज़ायर, आतिशफ़शा बहीरे और हलीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। इनमें बहीरे जापान, बहीरे चीन, बहीरे ज़र्द, बहीरे ओकोस्टिक और बहीरे सेल्पियन काफ़ी अहम हैं। इसके अलावा जो है वो एक तंग रास्ता है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ये तंग रास्ता जो है वो बहरे मुंजमद शुमाली से जो है वो इसको मिलाता है। ये तकरीबन इधर है, ये जो लोकेशन बनती है ना ये वाली, ये तंग रास्ता ये बहरुल काहिल को बहरे मुंजमद शुमाली से मिलाता है और इसको बेरिंग स्ट्रेट या आबनाए बेरिंग जो है वो कहते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है वो दुनिया के सबसे छोटे समंदर के साथ इस तंग रास्ते से मिलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बहरे काहिल के बारे में ये है कि दुनिया की जो सबसे गहरा वाला मुकाम है जिसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं वो भी बहरुल काहिल में वाक़या है। ये इंडोनेशिया के जज़ायर गवाम और मिंडानाओ के करीब जो है वाक़या है। इसकी बुलंदी जो है वो 36,000 फुट से भी ज़्यादा है, बल्कि एक गहराई कहना चाहिए, बुलंदी नहीं, इसकी गहराई जो है वो 36,000 फुट से ज़्यादा है। अच्छा जी, ये नंबर 2 पर आ जाता है बहरे उकियानोस, दी एटलांटिक ओशन। ये देखें ये इसकी पोजीशन बनती है, इसकी शक्ल ये एस से मुशाबे होती है, ठीक है। और ये दुनिया का जो है वो दूसरा बड़ा समंदर है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इसके जो है वो आपको मशरिक़ में यूरोप और अफ्रीका जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यूरोप और अफ्रीका इसके मशरिक़ में है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इसके मगरिब में है। बर-ए-आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका जो है वो इसके मगरिब में है। ये लोकेशन मैप पर देख लिए बहरों की, ठीक है।
अब बहरे ओकियानूस के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बहरे ओकियानूस का जो है वो साहली इलाका या बरआज़मी तराई जिसको कहते हैं वो काफ़ी वसी है। और ये जो है साहिल जो है काफ़ी कटे फटे हुए हैं, इसलिए कई नोयत की बंदरगाहें यहाँ पर जो हैं वो आपको मिलती हैं। बैनुल अक़वामी तजारत में एक ख़ास मुकाम हासिल है ये अटलांटिक ओशन को। और यहाँ पर जो है अगर इसके तय की बात करें तो इसमें बहुत सी जो हैं वो रिजिस पाई जाती हैं। रिजिस कहते हैं बुलंदियाँ, जैसे आपकी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ बुलंदियाँ हैं, इसी तरह से समंदर में भी जो हैं वो मुख्तलिफ बुलंदियाँ होती हैं। इनमें से जो डॉल्फिन रिज है और चैलेंजर रिज, ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो समझे कि फ़ेमस किस्म की हैं। बहरे ओकियानूस के किनारों के करीब कई जजीरे, झीलें और जो खाड़ियाँ वगैरह हैं वो मिलती हैं। इनमें बहीर रूम, बहीर कैरिबियन, बहीर बाल्टिक, खलीज मेक्सिको वगैरह जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा खलीज वेनेज़ुएला, आबनाए फ्लोरिडा, आबनाए फंडी, आबनाए हिडसन और आबनाए जो है वो डेविस भी जो हैं वो काफ़ी अहम हैं। इसके बाद ये नंबर 3 पर ये आ जाता है आपका इंडियन ओशन, जिसको हम बहरे हिंद कहते हैं। जो इंडियन ओशन है ये तीसरा बड़ा जो है वो समंदर है। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो जो इसका बहरे हिंद के जो शुमाल है उसमें आपको बरआज़म एशिया, मशरिक़ में ऑस्ट्रेलिया और मगरिब में जो है वो बरआज़म अफ्रीका जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये मैप को भी अगर आप देखें तो बहरे हिंद का बरआज़मी तराई भी काफ़ी चौड़ा है और साहिल भी काफ़ी कटे फटे हैं, इसलिए कई अहम कुदरती नोयत की बंदरगाहें यहाँ मिलती हैं। बहरे हिंद में बहीर अरब, बहीर कुल्ज़म, खलीज बंगाल, खलीज फ़ारस, खलीज अदन जो हैं वो काफ़ी अहम हैं। इस बहर के साथ साथ दुनिया के गुंजान आबाद इलाके भी जो हैं वो वाक़या हैं। इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिक ओशन, ये नीचे, ये जिसको हम बहरे मुंजमद जनूबी कहते हैं। ठीक है, अब बहरे मुंजमद जनूबी की क्या अहम बात है कि ये जो है वो आपका जो जनूबी दायरा है वहाँ तक जो है वो इसकी वुसअत पाई जाती है। और ये चौथा बड़ा जो है वो समंदर है। बहीर मुंजमद जनूबी जो है वो बरआज़म अंटार्कटिका के हाशियाई इलाकों के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इस समंदर का पेशतर हिस्सा जो है वो सख्त सर्दी के बायस साल में ज़्यादातर जमा जो है वो रहता है। इसके बाद आर्कटिक ओशन आ जाता है। तो आर्कटिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। ये इसकी लोकेशन बनती है मैप के ऊपर। ठीक है, बहरे मुंजमद शुमाली। इसके भी हालात जो है वो बहरे मुंजमद जनूबी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल आपके पोलर एरियाज़ पर पाए जाने वाले समंदर हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी सारा साल ही जो है वो तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ठंड होती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको हिस्सा जो है इसका जमा हुआ ही जो है वो मिलता है। इसमें आइसबर्ग जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो तैरते हुए इसमें नज़र आते हैं। बहरे मुंजमद शुमाली की जो औसत गहराई है वो 3900 फुट है, जबकि सबसे ज़्यादा गहराई जो है वो कुतुब शुमाली के करीब है, जो कि 17,850 फुट जो है वो बनती है। और ये समंदर जो है वो आबनाए बेरिंग, आबनाए डेविस और बहीर नॉर्वे के ज़रिए बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस से मिलता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि समंदर जो हैं वो कितने हैं और उनका स्टेटस क्या है। ये आपकी बुक में जो है वो एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें जो है वो दुनिया में पाए जाने वाले जो समंदर हैं उनको रकबे के लिहाज से जो है वो डिफ़ाइन किया है।
तो आप इसमें से जो पहले 5 हैं समंदर, जिनको हमने डिटेल से आगे भी पढ़ना है, तो इन्हीं का आप जो है वो रकबा याद करें, बाकियों को करने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं है। ये वर्ल्ड मैप है, इसकी आउटलाइन जो है वो आप बनाना सीखें तो आपको आगे बहुत से जो ये पूरे का पूरा पोर्शन है इसके तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में जो है ये काम आएगा। तो ये जो आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड मैप है इसकी आप प्रैक्टिस करें। आजकल आप घर में हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो इसकी जो है वो रफ़ स्केच जो है वो बनाएं, ताकि आगे जो आपने ओशियन टाइड्स, ओशियन करंट्स पढ़नी है उसमें भी ये बार बार स्केच जो है वो आएगा। और आधे नंबर लिखने के होते हैं और आधे स्केच के होते हैं, तो उसको ज़रूर सीखें वर्ल्ड मैप के स्केच को। ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये हिस्सा ड्रॉ करना सीखें, ये है, और इसी का बाकी का ये है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बड़ी जल्दी ये जो है वो हो जाएगा, प्रिपेयर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए स्टूडेंट मैंने आपको इतना ही करवाना था। कल इंशाल्लाह जो है ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियानिक फ्लोर, समुद्री फर्श की बनावट। तो कल मैं आपको डिटेल से ये टॉपिक करवाऊँगी। इसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरह से ज़मीन का क्रस्ट जो है वो इवन नहीं है, कहीं पर जो हैं वो बुलंदियां हैं, कहीं पर खाइयां हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं घड़े हैं। इसी तरह से जो ओशियन का फ्लोर होता है वो भी इवन नहीं होता, उसके भी मुख्तलिफ हिस्से हैं। कहीं पर वो जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, कहीं जो है वो गहरा है, और कहीं पर जो है जो वो उसमें जो है वो बुलंदियां हैं, घड़े हैं। अभी हमने ओशियंस को पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा था कि जिस तरह से बताया गया कि दुनिया का सबसे गहरा मुकाम जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, जिसको मारियाना ट्रेंच जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से समुद्रों में जो हैं वो बहुत गहरे गहरे घड़े भी हैं, और डॉल्फिन रिजीज़ जो आपने पढ़ा था भी अटलांटिक ओशन में, के बुलंदियाँ भी हैं जिनको हम रिजीज़ कहते हैं। तो कल इस चीज़ को जो है वो हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह से ओशियन फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन जो है या बनावट, जो समुद्री फर्श की बनावट है वो कैसी होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुने और समझें। इंशाल्लाह कल अगला हिस्सा जो है वो यानी अगला टॉपिक जो है वो मैं आपको करवाऊँगी। और ये जो आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस करना था थर्ड ईयर कि आप लोगों ने ये जो एक इशू बनाया हुआ है कि हमें जो है वो सेकंड ईयर के लेक्चर इशू होते हैं और हम वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, या व्हाट एवर जो भी आप कमेंट्स करते हो। तो बच्चे, मैंने आपको कहा था कि बहुत से प्रैक्टिकल्स आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सेम है। जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में जोग्राफ़ी पढ़ी है उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है। जितने भी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं ना वो सारे आपके थर्ड ईयर में हैं। और ये मैंने आपको पहले दिन भी ये बात बताई थी कि जो बच्चे पहले जोग्राफ़ी पढ़ के आए हुए हैं थर्ड ईयर में, उनको तो प्रैक्टिकल का काम करना ही नहीं पड़ेगा, समझना ही नहीं पड़ेगा, करना तो पड़ेगा नए सिरे से, लेकिन वो सारे प्रैक्टिकल्स वो हैं। और फोर्थ ईयर में जाके जो है वो फिर आपका अलहदा से एक हिस्सा है जो कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं होता। तो आप ने इतनी बेचैनी और परेशानी पैदा की सबके लिए कि जी हमें पता नहीं सेकेंड ईयर के लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, हमें अपने नहीं दिए जा रहे। हालांकि मैंने जितने बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया उनको मैंने बताया भी, लेकिन आपकी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो ख़त्म कर दिया वो सिलसिला कि मैं आपको वो शेयर करूँ ही ना लिंक। तो आप थेरी ही पढ़े। एक हफ़्ता तो रह गया आपके वापस आने में। जब आप एक हफ़्ते के बाद दोबारा वापस आएंगे तो फिर इस टॉपिक पर जो है वो आपसे बात होगी। तो अब आप थेरी ही पढ़ें और परेशान मत हों, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।